नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नई सरकार का गठन भी हो चुका है और मंत्रियों ने अपने अपने पदभार भी ग्रहण कर लिए हैं। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार का बयान सामने आया है, जिन्होंने अपने सत्तारूढ़ बीजेपी को अहंकारी और विपक्षी इंडिया गठबंधन को राम विरोधी बताया है। बता दें, आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि 2024 में राम राज्य का विधान देखिए, जिनमें राम की भक्ति थी और धीरे धीरे अहंकार आ गया। उन्हें 240 सीटों पर रोक दिया, जिनमें से राम ने किसी को भी शक्ति नहीं दी और कहा कि तुम्हारी अनास्था का यही दंड है कि तुम सफल नहीं हो सकोगे, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है और विपक्ष जमकर बीजेपी पर निशाना साध रहा है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक मोहन भागवत ने भी लोकसभा परिणाम के कारणों का विश्लेषण करते हुए एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई मुद्दों पर सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को नसीहत भी दी और वे यही नहीं रुके। उन्होंने मणिपुर में हो रही हिंसा का भी जिक्र किया और कहा कि कर्तव्य है कि हिंसा को अब रोका जाए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। पिछले 2 चुनावों की तरह बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। इस झटके को लेकर कई सहयोगी, समर्थक और विरोधी बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया के बयान को माना जा रहा है। वहीं चुनाव नतीजों के बाद मोहन भागवत का भाषण कई मायनों में अहम था। इसकी चर्चा देश भर की मीडिया में हुई है और अभी भी हो रही है, लेकिन संघ की ओर से आलोचना का सिलसिला अभी नहीं रुका। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने भी बीजेपी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आलोचना की। ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे भाजपा के अति आत्मविश्वासी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आईना है। हर कोई भ्रम में था, किसी ने लोगों की आवाज नहीं सुनी। वहीं संघ के सदस्य रतन शारदा ने ये लेख लिखा और बीजेपी और मोदी सरकार की आलोचना की है। बता दें, लोकसभा चुनाव के शुरुआती कुछ चरणों के बाद प्रचार के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि देश भर में फैला संघ का तंत्र, पारिवारिक संस्थाएं, उनसे जुड़े लोग किस कदर चुनाव में बीजेपी की मदद करते हैं। फिर उन्होंने चुनाव में ये बयान क्यों दिया होगा। वहीं चुनाव परिणाम घोषित होते ही मोहन भागवत ने मोदी सरकार की आलोचना की और अगले ही दिन आरएसएस के मुखपत्र में बीजेपी नेताओं की आलोचना कर दी। मोहन भागवत सार्वजनिक रूप से 2 बार बोलते हैं, एक विजयदशमी पर और दूसरे संघ के कार्यकर्ता विकास कक्षाओं के बाद। हालांकि इन कक्षाओं में सभी राजनीतिक सलाह या बयान नहीं देते, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव नतीजों के तुरंत बाद कार्यकारी विकास वर्ग 2 के समापन भाषण में परोक्ष रूप से वरिष्ठ भाजपा नेताओं को नसीहत दी। उनका भाषण थोड़ा आक्रामक था। इसमें उन्होंने 4 प्रमुख बातें कही थी। मणिपुर को लेकर उनका कहना था कि विकास के लिए देश में शांति जरूरी है। देश में अशांति है और काम नहीं हो रहा है। देश का अहम हिस्सा मणिपुर 1 साल से जल रहा है। नफरत ने मणिपुर में अराजकता फैला दी है और उन्होंने मौजूदा एनडीए सरकार को सलाह दी कि जहां हिंसा रोकना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, वहीं पीएम मोदी हमेशा खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। सरसंघ चालक ने अपने भाषण में एक सेवक शब्द का उल्लेख किया था, जिसको लेकर भागवत ने कहा था कि देश को निस्वार्थ एक सच्ची सेवा की जरूरत है, जो मर्यादा का पालन करता है, उसमें अहंकार नहीं होता है, वो सेवक कहलाने का हकदार होता है। आपको बता दें, विपक्षी पार्टी को लेकर मोहन भागवत ने बयान दिया था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की अलग अलग राय है। मूलतः हमें विपक्ष शब्द का प्रयोग करना चाहिए, विरोध नहीं। वे संसद में अपनी बात रखते हैं, इसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। चुनाव की एक सीमा होनी चाहिए, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। वहीं चुनाव प्रचार को लेकर, बयान को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव युद्ध नहीं, प्रतिस्पर्धा है। इसकी सीमाएं होनी चाहिए। झूठ का सहारा लेने से काम नहीं चलता। कैंपेन में आलोचना हुई और समाज में नफरत पैदा करने की कोशिश की। बिना वजह संघ जैसे संगठनों को भी इसमें घसीटने की कोशिश की गई। ये सही नहीं है कि टेक्नोलॉजी की मदद से झूठ फैलाया जाए। केंद्र में भले ही एनडीए सरकार वापस आ गई है, लेकिन देश के सामने चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मोहन भागवत ने ये भाषण 10 जून की रात को दिया था और अगले ही दिन 11 जून को आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को आईना दिखाने का काम किया। बता दें, ऑर्गेनाइजर में छपे लेख में कहा गया था कि बीजेपी ने आरएसएस का नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और उनके अपने कार्यकर्ता हैं। वे पार्टी की कार्यप्रणाली, उसकी विचारधारा को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। संघ चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जन जागरण का काम कर रहा है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संघ तक अपनी बात नहीं पहुंचाई और उन्होंने स्वयं सेवकों से चुनाव में सहयोग करने के लिए भी नहीं कहा। और उन्होंने ऐसा क्यों किया?
वहीं इस लेख में महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की राजनीति पर भी बीजेपी की आलोचना की गई और कहा गया कि महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की राजनीति से बचा जा सकता था। साथ ही ये भी कहा गया कि बीजेपी कार्यकर्ता मोदी की गारंटी अब की बार 400 पार की अति आत्मविश्वास में लिप्त हो गए। वहीं लेख में सवाल उठाया गया कि अब बीजेपी और शिवसेना को बहुमत मिल रहा था, तब भी अजित पवार को साथ क्यों नहीं लिया गया। भाजपा समर्थक उन लोगों को अपने साथ लेने से आहत हैं जिनके खिलाफ उन्होंने वर्षों तक लड़ाई लड़ी। एक झटके में अपनी ब्रांड वैल्यू कम करने को लेकर बीजेपी की कड़ी आलोचना हो रही है। इन बयानों और लेखों से पहले संघ की मशीनरी ने अपने स्वयंसेवकों पदाधिकारियों से चुनाव परिणाम के बारे में फीडबैक इकट्ठा किया था। हालांकि नतीजों के मद्देनजर भागवत के बयान की ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह की आलोचना की है। भागवत ने उन मुद्दों पर टिप्पणी की जिन पर मोदी सरकार पहले भी चुप्पी साधे रही। ना सिर्फ भागवत बल्कि उनके पूर्व सरसंघ नेता भी सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रख चुके हैं। वहीं मणिपुर का मुद्दा सुर्खियों में रहने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कुछ नहीं कहा। विपक्ष ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बोलने की मांग को लेकर संसद में हंगामा किया। कुछ सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी मणिपुर के बारे में बात करने को तैयार नहीं था। उस समय मोहन भागवत ने 2023 के अपने विजयदशमी भाषण में मणिपुर पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि मणिपुर में हिंसा किसने भड़काई, ये हिंसा अपने आप नहीं हुई या लाई गई। अब तक मैतेई और कुकी दोनों समुदाय अच्छे से रह रहे थे। वहीं भागवत ने कहा था कि ये सीमावर्ती राज्य हैं और अगर यहाँ हिंसा होती है तो हमें सोचना चाहिए कि इससे किससे फायदा हो रहा है। मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की जरूरत बताई थी और उन्होंने ये तय करने के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा था कि आरक्षण का लाभ किसे और कितने समय तक मिलेगा। इसके बाद बहुत हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी यही मुद्दा छाया रहा था। प्रचार किया गया कि संघ आरक्षण खत्म करना चाहता है। देखा गया कि इसका असर बीजेपी पर भी पड़ा। फिर आरक्षण के समर्थन में मोहन भागवत का बयान आया, जो उनके पहले के बयान और संघ के कुछ पदाधिकारियों के रुख से उलट था। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण बरकरार रहना चाहिए। जो भी आरक्षण संविधान के मुताबिक रहना चाहिए, संघ उसका समर्थन करता है। आपको बता दें, संघ और बीजेपी के बीच मतभेद पहले से सामने आ चुके हैं। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण संघ के तत्कालीन नेता के.एस. सुदर्शन का अटल बिहारी वाजपेयी से नाराजगी जताना है। बता दें, 2000 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई। इस समय उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की खुलकर के आलोचना की। वे प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी के कार्यकाल की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ किया और उन्होंने कुछ अच्छे फैसले किए, लेकिन उन्हें सभी के साथ जुड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं हमें ये पसंद नहीं आया कि उन्होंने वीएचपी, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ से बातचीत बंद कर दी थी। अब वाजपेयी और आडवाणी को संन्यास ले लेना चाहिए और नए नेतृत्व को मौका देना चाहिए। वहीं आरएसएस के द्वारा बीजेपी को लेकर दिए गए बयानों ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सपा नेता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी पर हमला बोला। फखरुल हसन चांद ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस के बयान सामने आ रहे हैं, उससे पता चलता है कि सब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब आगे उन्होंने क्या कुछ कहा कि एनडीए की सरकार बनाने के बाद भी खुश नहीं है। सरकार बनने के बाद भी जिस तरह से बीजेपी के अंदर तूफान आया हुआ है, वो किसी से छिप नहीं रहा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप इस वीडियो में देखिए। सब कुछ ठीक नहीं है। कल के बयानों को देख लीजिए, आज के बयानों को देख लीजिए, तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के बयान आ रहे हैं, वो इस ओर ही संकेत देते हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भले एनडीए गठबंधन ने सरकार बना ली हो, लेकिन ये बड़ी जीत है इस देश की जनता की, लोकतंत्र की और विपक्ष की, कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनाने के बाद भी खुश नहीं है। सरकार बनने के बाद भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो एक तरह का तूफान आया हुआ है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन समझती है कि जनता के मुद्दे उठा के जनता ने विपक्ष को ताकत दी है और हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी झगड़े से इंडिया गठबंधन का कोई लेना देना भी नहीं है और हम इस पे कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत में ये मामला है पूरा। देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले की सुनवाई भी कर रहा है और अभी ये मामला विचाराधीन है। तो समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। अभ्यर्थियों को, देश की जनता को, विपक्षी गठबंधन को देश की सबसे बड़ी अदालत पे भरोसा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत से जो अभ्यर्थी हैं उनको न्याय जरूर मिलेगा। बता दें, कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने आरएसएस द्वारा बीजेपी को लेकर दिए गए बयान को लेकर कहा कि ये लड़ाई सत्ता में बने रहने के लिए संघ और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। सत्ता के बंदर बांट की लड़ाई है। केंद्र में बड़े पदों पर रहकर
मलाई खाने की लड़ाई है। उन्हें ना तो प्रभु राम से कोई मतलब है और ना ही धर्म से कोई मतलब है, ना ही संविधान से कोई मतलब है और ना ही देश के लोकतंत्र से कोई मतलब है। बस लूट कैसे करें उसी की लड़ाई है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद ही देख लीजिए। ये सत्ता के केंद्र को प्राप्त करने की संघ और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। सत्ता की बंदरबाट की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और संघ की, और ये केंद्र के बड़े पदों पर मलाई खाने की लड़ाई है। इस लड़ाई से न इन्हें प्रभु श्री राम से कोई मतलब है, न इन्हें धर्म से कोई मतलब है, न इन्हें संविधान से कोई मतलब है, न ही इन्हें देश के लोकतंत्र से कोई मतलब है। लूट की छूट दोनों दल कैसे करें, भारतीय जनता पार्टी और संघ कैसे बंटवारा करे, हमें लगता है कि ये लड़ाई उसी तरीके की है। वरना आपस में एक छोटी सी हार के बाद जिस तरीके से इनमें बिखराव हो रहा है, क्योंकि सत्ता जाने का इनको डर दिखाई दे रहा है, तो उससे लगता है कि जितनी जल्दी जितना माल लूट लिया जाए वही बेहतर है। गंगा मैया साफ हो गई क्या? गंगा मैया की सफाई में जो 20,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, उससे गंगा मैया अभी 10% भी साफ नहीं हुई है। और वो किन किन एनजीओ को पैसा दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी को, इंद्रेश कुमार को और संघ को ये बताना चाहिए। वहीं इस बयानबाजी का क्या नतीजा निकल के सामने आता है, ये तो खैर आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।